16 क्लाइमेटिक जोन है। यहाँ सर्दी भी है, गर्मी भी है, यहाँ बरसात भी है, यहाँ उमस भी है, ह्यूमस भी है, ह्यूमिडिटी भी है, भयंकर ठंड भी है, भयंकर गर्मी भी है ना। 6 ऋतुएं हैं। हर तरह का मौसम इस देश में है। अकेला दुनिया में भारत और भारत में राजस्थान, उसमें 16 क्लाइमेटिक जोन है। भारत के हर गांव में 2000 से ज्यादा वस्तुएं पैदा हो सके, इसको कहें बायोडाइवर्सिटी। तो महर्षि कश्यप जो है सप्तऋषियों में गिनती है, मतलब कि ये जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे। अगर आधुनिक भाषा में आप देखोगे, बच्चों को बुखार हो जाएगा तो क्या देना, बच्चे को जुकाम हो जाएगा तो क्या देना, उसको उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएगी तो क्या देना, घर में ही वो सारी टेक्निक इन्होंने लिख रखी उसमें, आयोजन करा। चलो कम से कम मैं इस विषय को थोड़ा सा आपके बीच रखूंगा कि भाई इन्होंने प्रश्न पूछा था, अभी हम वहां बैठे थे बाबूजी के वहां, तो इन्होंने प्रश्न पूछा था कि मैंने अपने दादाजी से पूछा कि भाई महर्षि कश्यप जी ने ऐसा क्या काम करा जो आज उनका इतना बड़ा नाम है, और उनके नाम से पहले भी महर्षि लग रहा है ना। विश्वामित्र के नाम से पहले लग रहा ऋषि विश्वामित्र, लेकिन इनके नाम से पहले लग रहा महर्षि। 3 कैटेगरी हो, एक ऋषि, एक महर्षि और एक हो ब्रह्म ऋषि। विश्वामित्र जो है पहले ऋषि बना, फिर वो डायरेक्ट ब्रह्म ऋषि हो गया अपने तप से, ज्ञान से, वो अलग विषय है। तो ये महर्षि विश्वामित्र थे। फिर बाबूजी ने आपको बताया कि सप्तऋषियों में इनकी गिनती है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सप्तऋषि क्या चीज है, ठीक है नहीं जी भाई। आप फिर मैंने इनको एक कहा कि मगर आप लोगों के पास आप जो इनको याद रखे हुए हो, ये भी बड़ी चीज है। इतने काल प्रभाव के बाद अगर इनका नाम आज है तो समय देखो, कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है कि वो उस समान हो, बता दे कितने साल पुराना है, 1000 साल, 2 लाख साल, कितने साल पुराना। तो वो जो समुद्र में जो राम ने पुल बनाया था, उसमें जो अब नासा ने उसकी फोटोग्राफ लिए और कार्बन डेटिंग उसकी करी लेकर लैब में, तो पता लगा कि वो उसी समय का है। तो यानी कि ये वही पुल है जो रामायण में जिसका वर्णन है। तो वो एक ऐसी टेक्निक है। लेकिन एक टेक्निक और है जिसमें ना तो खर्चा हो, ना उसका कुछ लगे, ना उसकी लैब की जरूरत। वो क्या टेक्निक है, उसे कहते हैं काल द्वारा परीक्षण। मतलब कि अगर इनका नाम आज भी आप ले रहे हो, ये तो हजारों साल पुरानी है बात, है ना। अगर आप इनका नाम ले रहे हो आज, तो इसको काल ने टेस्ट कर लिया, इन्होंने कोई ऐसा काम कर रखा है यूनिक जिसको कोई मिटा नहीं सकता। कोई ऐसा काम कर रखा है जो सृष्टि में अमर है, और उसकी गवाही कौन दे रहा है, समय। इनके जाने के हजारों साल बाद भी आज लोग, आपकी सिर्फ आपके गांव में थोड़ी हो रहा, पूरे देश में इनको याद करे जा रहा। तो थोड़ा सा मैं 2-4 बिंदु रखकर फिर ये अपना विषय रखेंगे। महर्षि कश्यप जी ने क्या काम कराया। महर्षि कश्यप जो है ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जा, शास्त्रोक्त विषय है ना ये, तो आप समझो, मतलब ब्रह्मा के पुत्र। ब्रह्मा का अर्थ यहाँ क्या है, ब्रह्मा का अर्थ है जो सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्टि बनाता है। अब अकेला आदमी तो नहीं बना सकता। मानस पुत्र कहा गया, मानस मतलब कि उसी के जैसे, उसके हेल्पिंग हैंड, उनमें से ये एक है। बाबूजी ने कहा था ना कि सप्तऋषियों में इनकी गिनती है। अगर आप भारत को देखोगे दुनिया के नक्शे में, तो भारत एकमात्र देश ऐसा है दुनिया में जिसके पास बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता। जैव विविधता किसको, 16 क्लाइमेटिक जोन है यहाँ, है कि नहीं है। यहाँ सर्दी भी है, गर्मी भी है, यहाँ बरसात भी है, यहाँ उमस भी है, ह्यूमस भी है, ह्यूमिडिटी भी है, भयंकर ठंड भी है, भयंकर गर्मी भी है ना। 6 ऋतुएं हैं। हर तरह का मौसम इस देश में है। और भारत में भी अगर कोई राज्य आपको देखना हो जिसमें 16 क्लाइमेटिक जोन हो, तो वो राजस्थान है। अकेला दुनिया में भारत और भारत में राजस्थान, उसमें 16 क्लाइमेटिक जोन है। भारत के हर गांव में 2000 से ज्यादा वस्तुएं पैदा हो सके, इसको कहें बायोडाइवर्सिटी। यहाँ सरसों भी हो सके, यहाँ तिल भी हो सके, यहाँ मूंगफली भी हो सके, है ना। यहाँ तेल जिनसे बना है वो सारी पैदा हो सके, तिलहन वर्ग की हो सके। नहीं, आप नहीं करते वो अलग बात है, हो सके। हमारी मिट्टी में जो गेहूं की जितनी प्रजाति है वो आपके गांव में हो सके, भारत के हर गांव में हो सके। आलू की जितनी प्रजातियां हैं, मतलब जमीन के नीचे होने वाली जितनी प्रजातियां हैं, चाहे वो गाजर है, चकुंदर है, शकरकंद है, आलू है, अदरक है और आपकी हल्दी है, इस वर्ग की जितनी फसलें वो सारी भारत की मिट्टी में हो सके, है ना। उपजाऊ अलग शब्द है, उपजाऊ होना मतलब उसमें पैदा हो जा। बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा मैं, जैव विविधता। हर तरह के पशु, गाय भी, भैंस भी, बैल भी, बकरी भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, है ना, सांड भी, हर तरह के जंगली जानवर भी, सब है।
इसको कहें बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। वो मुर्गा भी है ना। तो ये अगर इसको आप ध्यान दोगे तो ये अपने आप नहीं हुआ। अगर अपने आप होता तो ये और भी कहीं मिलता आपको, सिर्फ भारत में है। भारत किसको कहें, ये आपको पाकिस्तान में भी मिलेगा क्योंकि भारत का हिस्सा। यही जैव बायोडाइवर्सिटी आपको श्रीलंका में भी मिलेगी क्योंकि भारत का हिस्सा। 1938 कुछ ऐसे ही अंग्रेजों ने तो अलग करा, श्रीलंका तो भारत में था। ये आपको अफगानिस्तान में मिलेगा, भारत का हिस्सा जिसको अखंड भारत का है उसमें मिलेगी ये बायोडाइवर्सिटी आपको। जैसा थोड़ा उधर को चलोगे वो कम होती चल जाएगी, ईरान की तरफ उधर, फिर वहां रेत पेत आ जाएगा, वहां नहीं होने का। मतलब जिसको अखंड भारत का है। तो ये अपने आप नहीं हुई, ये बनाई गई है। अगर अपने आप होती ना ये, तो ये फिर सब जगह होती। अमेरिका में कुछ होता नहीं पैदा, क्योंकि वहां दो ही मौसम है, ठंड और भयंकर ठंड, है ना। कनाडा में नहीं होता, फ्रांस में नहीं होता, जर्मनी में नहीं होता। अब कुछ उन्होंने बहुत ज्यादा मशीन ने बना के फलाना ढेंगा कुछ पैदा करने की कोशिश करी है उन्होंने कुछ। अब जैसे वो हाइड्रोपोनिक चल रहा है ना, इंडो इजराइल टेक्निक से, हमारे यहाँ भी ला रहे इंडो इजराइल टेक्निक से, बोल रहे जी हम समुद्र के पानी को मिठा करके और उसमें आपका जो है पोली हाउस लगाएगा, उसमें पैदा कर, और उसको आपको और हमको ऐसा दिखावा है कि ये कोई बड़ी टेक्निक है। तो ये इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर हमें नहीं पता लगा कि हमारे पास क्या है तो हम फिर मात खा जाएंगे हम। अगर हमें पता लग जाए कि ये है और क्यों है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। तो ये महर्षि कश्यप जी, बाबूजी ने कहा था कि इनकी गिनती सप्तऋषियों में है। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये सप्तऋषियों के कारण है। उन्होंने तपस्या करी, तपस्या मतलब रिसर्च करा, शोध करी, अपना जीवन लगाया, उससे ये पैदा करा नई नई ब्रीड। तो महर्षि कश्यप जो है सप्तऋषियों में गिनती है। सृष्टि ब्रह्मा मतलब जो निर्माण करता है सृष्टि का, उनके हेल्पिंग हैंड है। हेल्पिंग हैंड मतलब उनके मददगार है। तो ये भी सृष्टि के निर्माण करने में सहायक रहे। ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना, मनुष्यों में भी इतनी, भूमि के नीचे जो हो, इन्होंने बनाया, क्या बनाया, इनकी 7 पत्नियों का वर्णन है। मतलब कि ये जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे। अगर आधुनिक भाषा में आप देखोगे उसको क्या कहें, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। वेदों में या उसमें वर्णन मिलेगा क्या कि ये सृष्टि के सृजनकर्ता, वहां तो लिखा होगा सृजनकर्ता, लेकिन आधुनिक विज्ञान से जब आप पढ़ोगे उसको तो पता लगेगा कि जेनेटिक्स। तो इनका जो आपका जो डीएनए है वो विशेष है बहुत, क्योंकि आप पे वो डीएनए ट्रांसफर हो रहा है इनका। तो हमारे यहाँ जो है जिनको वो कहें कश्यप, तो वो सब्जी के माहिर हैं। मतलब अगर आप उस काम को करोगे ना, क्या काम करोगे आप, जेनेटिक्स, तो मतलब ये है कि आप बीज बना सकते हो बढ़िया वाले। अगर आपको वो सुविधा, अपनी पीढ़ी को अगर आप वो सुविधा वो दे दो उनको, तो आपके डीएनए में है वो तुरंत उनके। कोई वैज्ञानिक जितना काम करेगा ना वो उससे ज्यादा कर देगा घर ही, क्योंकि वो महर्षि कश्यप से इनके डीएनए में आया। क्योंकि वो फादर कौन है आपकी इसके, ये, और इन्होंने जो काम करा वो आपके डीएनए में कोडिंग है, कोडिंग रूप से आपके डीएनए में है वो। सप्तऋषियों में अलग अलग ये जो प्रजाति बनी ना, भारत में जातियां बनी, ये सप्तऋषियों से बनी। भारद्वाज गोत्रे, कश्यप ऋषि, और इनका क्षेत्र जो बताया जाए वो बताया जाए हिमालय का इन्होंने बसाया, इन्होंने हिमालय को और इसको कश्मीर को, कश्यप भूमि कहा गया कश्मीर को। इनका निवास स्थान वहां था जिसको जम्मू एंड कश्मीर के नाम से आज जाने, महर्षि कश्यप का, है ना। और इनका जो सबसे प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है कश्यप संहिता। है आप पे? नहीं है। चलो आपने इतना ही रख लिया, तो अब मैं आगे के लिए बता रहा हूँ आपको। इनका जो ग्रंथ है जो इन्होंने रचना करी उसका नाम है कश्यप संहिता। वो आपके पास होना चाहिए, आप उसको पढ़ोगे तो वो आयुर्वेद का सबसे बड़ा ग्रंथ है। क्या है उसमें वर्णन, उसमें है बाल रोग चिकित्सा। कश्यप संहिता में वर्णन क्या है, बच्चों को अगर बीमार हो जा तो वो सारी टेक्निक इन्होंने दी। अभी तो हम जहां बच्चा माँ के गर्भ में आवे, गर्भ में आते ही डॉक्टरों के चक्कर लगाने शुरू, जबकि हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान, जिसको काल ने भी परीक्षा कर ली। भाई अगर कुछ ना होता तो खत्म हो जाता ना नाम, कौन पूछ रहा है कि नहीं है। किसी एक वैज्ञानिक का नाम बताओ जो आज तक 300 साल पहले हुआ, याद है किसी के? इनका है हजारों साल पुराना, तो कोई दम रहा होगा तभी तो याद है। तो बाल रोग चिकित्सा है, उस ग्रंथ को आप रखो अपने पास, और बच्चों को आप नहीं पढ़ सकते, बच्चों के पढ़े उसको, उसमें सारे सूत्र लिख रहे। बच्चों को बुखार हो जाएगा तो क्या देना, बच्चे को जुकाम हो जाएगा तो क्या देना, उसको उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएगी तो क्या देना घर में ही, वो सारी टेक्निक इन्होंने लिख रखी है उसमें।
सबसे बड़ा योगदान उसमें है इनका। बीज बनाने में इनका योगदान है, नई नई प्रजाति के। आदमी का जो डीएनए है उसको जैव विविधता इन्होंने दी, क्योंकि इनकी 7 पत्नियों का वर्णन है, तो वो जो वर्णन है वहां, वो वर्णन है प्रजातियों से। ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है, इनका डीएनए विशेष है, उस पर काम करा इन्होंने। और ब्रीडिंग किसको कहा है, वैज्ञानिक क्या काम करा है, अगर उनको कोई नई नस्ल बनानी है पशु की, तो वो 2 अच्छे पशु से एक दूसरे से क्रॉस करवावे, उससे जो ब्रीड आवे फिर उसको नई कहता है। बीज जो हाइब्रिड आज चल रहे ना, उसके फादर ये है महर्षि कश्यप जी। हाइब्रिडाइजेशन जिसको कहें, अच्छा उन्नत बनाया वो इन्होंने बनाया। ठीक है जी। नहीं तो ये काम करा इन्होंने। आप कह रहे थे ना कि भाई इन्होंने क्या काम करा, ये काम करा और इसको कोई मिटा नहीं सकता, ये अमर है काम। और ये आपको जब पता लगा, जब आप इनके बारे में और अध्ययन करोगे, पढ़ोगे। और इसको धर्म से इसलिए जोड़ दिया हमारे ऋषियों ने कि अगर इसको धर्म से ना जोड़ते तो खत्म हो जाता है कि नहीं है। फिर जब धर्म पे आ जाए बात, तो आदमी जो है उस पर फिर क्वेश्चन आंसर नहीं करता, है कि नहीं है। आस्था का विषय जैसे ही बन गया ना, तो कोई उस पर इफेंट बट नहीं कर सकता, कुतर्क नहीं कर सकता। मतलब यार ऐसा कैसे हो जाएगा, ये नहीं पूछ सकता वहां, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया। ऋग्वेद में भी इनके मंत्र मिलेंगे आपको। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेदिक ऋषि है ये, तो ऋग्वेद काल का जो मंत्र है, वो बहुत से मंत्र इन्होंने अपनी ध्यान की अवस्था में उनको देखा और उन पर फिर काम करा, तब उसको उसमें वर्णित हुआ है ऋग्वेद में। इनके पूर्वजों को भी मंत्र ऋग्वेद में है। तो ये इतना बड़ा काम इन्होंने करा। आप इसमें ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके डीएनए में है वो। आप उस पर थोड़ा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, और मेरा बागी अगर उस पर काम करेगा तो सारी उम्र लग जाएगी, तब भी नहीं कर पाएगा। ठीक है नहीं है। और डॉक्टर साहब की जो रिसर्च है वो इसी पे है। मैं आपको जो ये बात बताई उसमें मेरा भी स्वार्थ है। डॉक्टर साहब की रिसर्च है वो क्या है कि आपके डीएनए में ये चीज है। देखो मैंने आपको बता दिया, आप रिसर्च में बहुत अच्छा जा सकते हो, जेनेटिक्स के और इसके रिसर्च में। तो डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, डॉक्टर देवेंद्र जी, वो भी 3 साल के बच्चे को देख कर बताया था कि परमात्मा ने किस काम के लिए पैदा कराया। वैसे तो वो 1.5 लाख फीस ले, लेकिन गांव के लिए फ्री। क्या करना भाई, वहीं तो आना फड़गू पे। कल को 11 बजे प्रोग्राम है, उसका निमंत्रण देने भी आए हम आपसे, है कि नहीं है। वो इतनी बड़ी चीज है कि नहीं है। अगर वो आपको मिल रही है तो उसका मोल समझो। तो आपको एक तो न्योता देना है हम, दूसरा एक आप अपने पूर्वजों का, अपने ऋषियों का हम सम्मान कर रहे, बढ़िया चीज है, जयंती भी मनावे, लेकिन वो ग्रंथ भी आप अपने पास रखें, कम से कम बच्चे पढ़े उसको, है कि नहीं है। कि भाई उसमें उन्होंने लिखा है, कम से कम वो तो पढ़ो। उसमें और भी बहुत कुछ वर्णन है, माता पिता के क्या कर्तव्य हैं, बहुत कुछ ऋग्वेद में इनके मंत्र हैं, तो बहुत कुछ उसमें मिलेगा आपको जब आप डेप्थ में जाओगे। तो इस पर आप लगाओ अपनी पीढ़ी को। और जैसे चिकित्सा का मैंने बताया आपको, आज सबसे ज्यादा खर्च चिकित्सा पर ही है घर का। अगर आपका चिकित्सा खर्च 0 हो जाए तो कितनी बढ़िया बात है कि नहीं है। मैं हूँ, मेरा बच्चा 2.5 साल का हो गया, आज तक एक गोली दवा की नहीं खाई। जब वो गर्भ में आया था तब भी नहीं, कोई दवा नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई कुछ नहीं, नॉर्मल अपना सामान्य प्रसव तो पैदा हुआ बच्चा, है कि नहीं। आज तो अगर दाई पैदा करे तो उस पर FIR कर दे आशा वर्कर। क्यों, क्योंकि आपको गाहक कम कर दिया कंपनी नु, कहा वहां से बोला गाहक कम कर दिया मेरा, डॉक्टर नु कहा है, बोले मेरा तो गाहक कट गया। वो तो ग्राहक मानना है आपको, आपको वो चिकित्सा नहीं करता, वो आपको ग्राहक मानता है। उसे अपना सामान बेचना आपको, उसका फायदा तब है जब आप बीमार पड़ोगे, है कि नहीं। सबका पेट काट के बच्चे पैदा हो तो उसका फायदा तब है। वो क्यों चाहेगा कि आपका बच्चा जो है घर में हो जा, है कि नहीं है। तो इसको आपको समझेंगे, कल को इस पर विषय पर रखेंगे। अब अगला विषय थोड़ा सा जो है, मैं वीरेंद्र जी को निमंत्रित करता हूँ, ये हापुड़ से आए हुए वीरेंद्र सिसोदिया जी हमारे, ये रखेंगे।